हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड विषय की तैयारी में लगे हुए हैं और ये जो क्लास है ये हिंदी विषय में जो संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण से प्रश्न बनते हैं उन सभी को ध्यान में रख करके ये जो है क्लास चलाई जाती है। और ये इस क्लास में हम सभी संस्कृत साहित्य रचना एवं रचनाकार को पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम सभी व्याकरण को टॉपिक वाइज जो है कवर करेंगे। इसमें हम सभी जो है विभक्ति चिन्ह को पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमारे व्याकरण में अगर टीजीटी की बात की जाए तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, प्रयोग, अनुवाद इत्यादि आते हैं। और इसी तरह से पीजीटी में भी है। तो पीजीटी में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, काल इत्यादि जो भी हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इन सब से प्रश्न बनते हैं। इसी को ध्यान में रख करके हम सभी एक एक टॉपिक करके देखेंगे ग्रामर पार्ट को। और बाकी तैयारी आप सभी अपना करते रहिए। और इस चैनल के माध्यम से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दी गई है। इसके साथ साथ कुछ प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी भी कराई जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य उसमें जो भी प्रश्नों से जो बनते हैं, प्रश्नों के आसपास जो भी प्रश्न बनने वाले होते हैं उन सभी तथ्यों को जो है देखा जाता है प्रश्नों के माध्यम से। और इसी तरह से अब हम सभी जो है यूथ पब्लिकेशन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके टॉपिक वाइज कर रहे हैं, है ना। अपने जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उनसे टॉपिक वाइज पढ़िए और उसके बाद जो है अपनी प्रैक्टिस कीजिए। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम सभी सॉल्व करते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हमारा जो क्लास है, इसके पहले इसकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने देखा है कि कारक किसे कहते हैं, है ना। और कारकों की संख्या को हम लोगों ने देखा, कारक चिन्हों को हम लोगों ने देखा और इसके साथ 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 इसके हम लोगों ने विभक्ति को देखा। प्रथमा विभक्ति के सूत्र हैं स्वतंत्रता कर्ता, यानी कि स्वतंत्र कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और प्रातिपदिकार्थ लिंग, परिमाण वचन, मात्रे प्रथमा, जैसा कि सूत्र है ना। इस सूत्र को यदि याद कर लेते हैं, आप समझ लेते हैं तो फिर ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। और आगे हम लोगों ने देखा कि संबोधने च प्रथमा, उक्ते कर्तार्य प्रथमा, है ना। तो इस तरह से प्रथमा विभक्ति हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब हम सभी आज की क्लास में देखेंगे द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक, कर्तु रिप्स तत्मम कर्मम। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे रामा लेखन्या पत्रम लिखति। यहाँ पर जो है राम रूपी कर्ता अपनी लेखन रूपी क्रिया से सबसे ज़्यादा पत्र लिखना चाह रहा है। क्या चाह रहा है? पत्र लिखना चाह रहा है। तो यहाँ पर पत्र क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। कर्माणि द्वितीया सूत्र के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे रामः गृहं गच्छति, राम कहाँ जाता है? घर जाता है। छात्रा विद्यालयम गच्छति, विद्यालय में द्वितीय विभक्ति हो गई। छात्र कर्ता हो गया, विद्यालय कर्म हो गया, गच्छति क्रिया हो गई। ठीक है। इसी तरह से अहम जलम पिबामि, है ना, जलम हो गया। बालका फलानि खादन्ति, है ना, बहुत से बालक फल खाते हैं तो फलानी। सह नगरम गच्छति भक्ता हरि भजते। अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि उपयुक्त वाक्यों में जैसे ग्रह हो गया, विद्यालय हो गया, जल, फल, नगर, हरि, इन सभी की कर्म संज्ञा है। अतः सभी पदों में कर्म होने के कारण कर्माणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्माणि द्वितीया में कौन सी विभक्ति होगी? तो द्वितीया विभक्ति होगी। अब आगे हम सभी देखेंगे। हाँ, अगला सूत्र है हमारा, देखेंगे अकथितम च, अपादान संप्रदान करण आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित कारक कर्म संज्ञक होता है। दुह आदि 12 एवं नी आदि 4, कुल 16 धातुओं के कर्म से जिसका संबंध है वह अकथितम चा है। ठीक है, 16 धातुएं हैं और इन धातुओं को देख लेते हैं। जैसे हैं 16 द्विकर्मक धातुएं, दुह हो गया, याच हो गया, दुह, याच, पच, दंड, रुध और प्रच्छ, ची, ब्रू, शास्त्र, जी, मथ, मुस, ये 12 धातुएं हो गई। और इसके साथ हम और आगे अपना देखेंगे।
नी हा कृस वाह, ये 4 16 हो गई। तो 12 4 कितनी हो गई? 16। 16 द्विकर्मक धातुएं हैं और इन सब में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन 16 धातुएं एवं इनके समानार्थक धातुओं के योग में अपादान, संप्रदान, करण आदि कारकों की कर्म संज्ञा होती है और उनमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? द्वितीया विभक्ति। जैसे गाम दोग्धी पया, है ना, सुधाम निधिम मथनाति, वृक्षम वचनोति फलानि। अब अगला सूत्र है अधिशिंग स्था साम कर्मा, यानी कि सी का मतलब होता है सोना, स्था का मतलब होता है ठहरना, आस का मतलब होता है बैठना, आसान, आसाम यानी कि बैठना। इन 3 धातुओं के पहले यदि आधि उपसर्ग जुड़ा हो, उपसर्ग प्रयास शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, तो आधि जुड़ा हो या इनके आधार पर कर्म संज्ञा होती है, हो तो इसके आधार पर कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। अब देखेंगे राजा सिंहासनम अतिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। हरि वैकुंठम अध्यास्ते, हरि वैकुंठ में बैठते हैं। शिष्याः आसनम अधिष्ठति, शिष्य आसन पर बैठता है, अधिष्ठति। मुनि शिलाम अधिशेषे, मुनि शिला पर सोते हैं। सह पर्यंकम अधिशेषे, वह पलंग पर सोता है। पर्यंकम का मतलब होता है पलंग, अधिशेषे माने सोता है। आगे हम सभी देखेंगे उपयुक्त वाक्यों में सिंहासन, वैकुंठ, आसन, शिला, पर्यंक ये सभी आधार हैं। यहाँ सभी क्रियापदों में अधि उपसर्ग के साथ शिंग, स्था, आस धातुओं का प्रयोग होता है। अतः आधार की कर्म संज्ञा होकर के कौन सी विभक्ति हो गई है? द्वितीया विभक्ति हो गई है। तो द्वितीय विभक्ति को हम लोगों ने देखा। अब इसका जो अगला उदाहरण है ये भी देख लेते हैं। अभी अभी निविशश्च, अभी और नि इसी क्रम में ये दोनों ही उपसर्ग यदि विष धातु के पूर्व में आए तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। किसके? विष धातु के पूर्व यानी कि पहले आए, पहले इसमें आया है तो कर्म संज्ञा, आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म में द्वितीय विभक्ति का फिर प्रयोग हो जाता है। जैसे संतः सन्मार्गम अभी निविशति, निविशत यानी कि सज्जन मार्ग में प्रवेश करते हैं। निवेश कर मतलब विनिव निविशत यानी कि सज्जन, संता यानी कि सज्जन जो है सन्मार्गम, सन्मार्ग में प्रवेश करते हैं। यहाँ अभी निशते में अभी और नी उपसर्ग के साथ किसका प्रयोग किया गया है? विशते यानी कि विष धातु का प्रयोग हुआ है। अतः सन्मार्ग में इस आधार पर कर्म संज्ञा होकर कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सन्मार्ग में द्वितीय विभक्ति होगी। आगे हम सभी देखेंगे उपान ध्वाय ध्वायांग वसा, है ना, उप अनु अध या आंग इनमें से कोई उपसर्ग यदि वश धातु के पूर्व में आए तो आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राजा नगरम उपवसति, राजा नगर में निवास करता है। अनुवसति, अधिवसति, आवसति, राजा नगर में रहता है। इस तरह से ये भी हो सकता है। यहाँ वश धातु के पूर्व अप अनु अधि आंग परसर्ग का प्रयोग होता है। अतः आधार नगर की कर्म संज्ञा हो गई और इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। तो द्वितीय विभक्ति के प्रयोग के हम लोगों ने कितने देखे? कई देखे। अंतरः अंतरेण युक्ते, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अंतरः अंतरेण, अंतरा का मतलब होता है मध्य में और अंतरेण का मतलब होता है बिना। इन अवयों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति योग होती है। जहाँ पर मध्य की बात आ जाए, जहाँ पर बिना की बात आ जाए, है ना, वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अंतरः, अंतरः अंतरेण युक्ते सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग वहाँ किया जाएगा। अंतरः ग्रामम नदी प्रवहति, दो गांव के बीच नदी क्या करती है? बहती है। संस्कृतम अंतरेण न किमपि जानामि, संस्कृत के सिवाय और कुछ नहीं जानता। ठीक है, तो संस्कृतम में कौन सी है? द्वितीय विभक्ति। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अविता परिता समय निक्सा हा प्रतियोगी द्वितीय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामम परिता वनम अस्ति, गांव के आसपास वन है। आश्रमम अभितः वृक्षा सन्ति, आश्रम के दोनों ओर वृक्ष हैं। विद्यालयम परितः वृक्षा, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। ग्रामम परितः उप
वनानि सन्ति, गांव के चारों ओर उपवन है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा द्वितीय विभक्ति, है ना। छात्राः गुरुं प्रति श्राद्धयति, श्रा श्राद्ध श्राद्ध धाति, छात्र की गुरु के प्रति श्रद्धा है। सा नगरम प्रति गच्छति, वह नगर की ओर जाता है। अब एक श्लोक है, उभ सर्व तसोः कार्याः धिगु धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीया द्वितीयायो मेडितान्वेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते, अर्थात उभयता सर्वता धिक उपयुक्त परि ऊपरी ऊपरी अध्याधि अधो अधः पदों के योग होने पर द्वितीय विभक्ति होगी। जहाँ पर ये शब्द आएंगे वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। उभयतः नदीम वृक्षाः सन्ति, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति, मार्ग के दोनों ओर पेड़ हैं। नगरम पर्वताः प्राकाराः अस्ति, नगर के चारों ओर परकोटा है। और धिक कृष्ण भक्तम, कृष्ण के अभक्त को क्या है, धिक्कार है। आगे ऊपरी ऊपरी परी ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, इस लोक के ठीक ऊपर क्या है, हरि है। और अगला है अध्याधिलोकम हरि, हरि लोक के पास है। अधो अधः लोक हरि, पाताल लोक के ठीक नीचे हरि है ना। अधो अधा मतलब ठीक नीचे। आगे हम सभी देखेंगे कालाधोनो अंतर संयोगे, यदि किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो तो ऐसे कालवाची पद में द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। इसी तरह यदि अधो मार्ग की दूरी में कोई वस्तु लगातार हो तो उस अध्यापक उस अधवाचक मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर से देखते हैं, इसी तरह यदि अध्व दिया गया है ना, कालाध्वनो, है ना, अत्यंत संयोगे, तो यदि किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो तो ऐसे कालवाची पद में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी तरह यदि अध्व का मतलब मार्ग की दूरी में कोई वस्तु लगातार हो तो उसे अध्ववाचक कहा जाएगा। मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। मार्गवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला देख लेते हैं, हमारा अगला क्या है। मार्गवाचकाः छात्राः कोशम अधीयते, छात्र कोश भर लगातार पढ़ता है। कोश भर, मार्गवाचक कोशम गिरि पर्वत, कोश भर विस्तृत पर्वत है। मार्गवाचका कोशम कुटिला नदी, कोश भर नदी क्या है, कुटिला है यानी कि टेढ़ी है। कालवाचक सह मासम अधीते रामायणम, वह महीने भर रामायण पढ़ता है। मासम का मतलब क्या होता है, महीने भर, मासम माने महीने भर। कालवाचक का देख लेते हैं, सह सप्ताहम पठिष्यति, वह सप्ताह भर पढ़ता है। कालवाचक देखेंगे, छात्राः मासम अधीते, छात्र महीने भर लगातार पढ़ता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने द्वितीय विभक्ति को देखा। द्वितीय विभक्ति के जितने भी सूत्र थे और जितने भी सूत्र थे परीक्षा में जो बनते हैं, मतलब पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को, सभी तथ्यों को यहाँ आप सभी को बताया गया है। और आप चाहें तो इस क्लास से जुड़ सकते हैं। इसकी और भी जो भी क्लास है, स्टार्टिंग से जितने भी लेखक हैं, जितने भी रचना हैं और जितने भी रचनाकार हैं, उनकी जो भी रचनाएं हैं, उन सभी को आप देख सकते हैं बड़ी सरलतापूर्वक और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हम लोगों ने सोचा था कंप्लीट करने के लिए, बट केवल द्वितीय विभक्ति हम लोगों ने देखा। और द्वितीय विभक्ति क्या है कि थोड़ा सा बड़ी थी, इसमें 10 जो है 10 सूत्र को सम्मिलित किया गया है और सभी इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में आए हैं। इसलिए आज की क्लास में हम लोग केवल जो है दूसरी विभक्ति को हम लोगों ने पढ़ा है और तृतीय विभक्ति करण कारक अगली क्लास में हम देखेंगे और पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास यहीं हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।